गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम सी प्लस प्लस के बारे में स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती क्या है। तो सी प्लस प्लस जो है वो एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या होता है, आपकी लॉजिकल क्लासेस होती हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं, कुछ मेथड्स होते हैं और उन सब का आपस में रिलेशनशिप होता है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम ऑब्जेक्ट्स पर फोकस करते हैं रादर देन लॉजिक पर। जहाँ स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग थी वहाँ पर हम प्रोसीजर्स या लॉजिक पर फोकस करते थे। प्रोसीजर्स बोले मतलब फंक्शंस पर हम फोकस करते थे, जबकि यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट्स मतलब डाटा पर हमारा फोकस रहेगा। ठीक है, तो ये हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के फ़ायदे क्या हैं। सबसे पहला तो मॉड्यूलैरिटी। हमारा जो प्रोग्राम बनेगा वो डिफरेंट मॉड्यूल्स में बनेगा, तो इसलिए हम अगर कोई भी एरर वगैरह आ रहा है तो उसको हम ट्रबल शूट आसानी से कर सकते हैं। दूसरा है रीयूज़ ऑफ कोड को हम दोबारा से रीयूज़ कर सकते हैं। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक फ़ीचर होता है इनहेरिटेंस, जिसकी मदद से हम कोड को रीयूज़ कर सकते हैं। फिर यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी होती है जो किसकी मदद से आती है, पॉलीमॉर्फिज्म की मदद से। पॉलीमॉर्फिज्म की मदद से आपका एक फंक्शन का नाम, अगर हमने एक नाम का फंक्शन बनाया है तो वो डिफरेंट टाइप के काम कर सकता है। उसके बाद नेक्स्ट फीचर है यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है वो आपके रियल वर्ल्ड एंटिटीज़ पर बेस्ड होते हैं। जैसे कि कोई एम्प्लॉय है, कोई कार है और कोई इंस्टीट्यूट है, तो जो रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट एंटिटीज़ होती हैं उस पर आपके ऑब्जेक्ट्स बेस्ड होते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हमारा काफ़ी हद तक फोकस प्लानिंग पर रहता है, तो यहाँ पर हम काफ़ी देर तक प्लानिंग करते हैं। इस वजह से सॉफ्टवेयर की मेंटेनेंस हमारी आसान हो जाती है और हम प्रोग्राम को आसानी से करेक्ट कर सकते हैं और हमारे प्रोग्राम्स में एरर्स भी कम ही होंगे। लास्ट फीचर है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ईजिली एक्सटेंसिबल है। एक्सटेंसिबल का मतलब यहाँ पर हम इसको आसानी से एक्सटेंड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो कोई भी प्रोग्राम है उसको हम यूज़ करके नया प्रोग्राम बना सकते हैं जो उससे ज़्यादा बड़ा होगा, या हम ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट में भी कुछ फीचर्स या चेंजेस आसानी से कर सकते हैं। तो ये थे बेनिफिट्स आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के। अब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कुछ फीचर्स डिस्कस करेंगे जो सी प्लस प्लस में हमारे यूज़ होंगे। सबसे पहला है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है, आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का बेसिक यूनिट है। ठीक है, हर ऑब्जेक्ट का अपना कोई कुछ डाटा होता है और कुछ फंक्शंस होते हैं जो उस डाटा पर ऑपरेट करेंगे, और इन डाटा और फंक्शन को मिला के आपका कोई ऑब्जेक्ट बनता है। नेक्स्ट फीचर है आपका क्लास। ठीक है, तो क्लास बेसिकली क्या है, ऑब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्लास को बनाएंगे, वो क्लास ऑब्जेक्ट का एक तरह से ब्लूप्रिंट होता है। तो घर बनाने से पहले हम घर का ब्लूप्रिंट बनाते हैं ना, और उसके बाद घर बनता है। तो इसी तरह से पहले हम क्लास बनाएंगे। क्लास ऑब्जेक्ट का एक ब्लूप्रिंट होता है। क्लास में क्या होता है, ये बताया जाता है कि जो भी उसका ऑब्जेक्ट बनेगा उस ऑब्जेक्ट में क्या क्या होंगे, कौन कौन से डाटा होंगे और कौन कौन से फंक्शंस होंगे जो उस डाटा पर वर्क कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है कि हम सिर्फ एसेंशियल फीचर्स को इम्प्लीमेंट करेंगे और जो अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन है वो यूज़र के लिए रिमूव कर देंगे या उसको हम हाइड कर देंगे। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या हुआ, हम अननेसेसरी डिटेल्स या कम्प्लेक्सिटी जो है वो यूज़र से हाइड करेंगे। एब्स्ट्रैक्शन का फ़ायदा क्या है, एक तो हमारा जो कोड का साइज़ है वो रिड्यूस हो जाएगा, दूसरा हमारा कम्प्लेक्सिटी भी रिड्यूस हो जाएगी कोड की। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्शन जनरली किसी भी चीज़ को सिंपली रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर हम आउटसाइड वर्ल्ड को सिर्फ एसेंशियल इन्फॉर्मेशन देंगे और बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन को हाइड करेंगे। ठीक है, तो इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि जैसे भी कोई डाटाबेस सिस्टम होता है तो वहाँ पर हम जब भी कोई यूज़र रिक्वेस्ट करता है तो उसको सिर्फ डाटा देते हैं।
अंदर वो डाटा कैसे स्टोर हुआ है, कैसे उसको हम मेंटेन कर रहे हैं, कैसे वो क्रिएट किया गया, ये सब चीज़ें यूजर को जानने की ज़रूरत नहीं होती। सिमिलरली C++ में भी हम आउटसाइड वर्ल्ड को डिफरेंट फंक्शंस प्रोवाइड करते हैं, फंक्शंस या मेथड्स, जिनकी मदद से वो इस क्लास के आपके जो डाटा है उसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, उनको ये जानने की ज़रूरत नहीं कि वो फंक्शन का इंटरनल वर्किंग कैसे हो रहा है। ठीक है, उनको सिर्फ एक फंक्शन दिया जाएगा, उस फंक्शन की मदद से वो किसी भी डाटा को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका फीचर है एनकैप्सुलेशन। एनकैप्सुलेशन का बेसिकली मतलब होता है कि डाटा और जो आपके फंक्शंस हैं उनको कंबाइन करना। हर ऑब्जेक्ट का कुछ डाटा होगा और कुछ फंक्शंस होंगे जो उस डाटा पर वर्क करेंगे, तो इन दोनों को कंबाइन करके इकट्ठा करना, एक यूनिट बनाना। तो बेसिकली एक कंबाइंड यूनिट बनाने को हम एनकैप्सुलेशन कहते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट है जिसकी मदद से हम जो डाटा या वेरिएबल है किसी भी ऑब्जेक्ट के, उसको प्रोटेक्ट करते हैं ताकि कोई भी आउटसाइड वर्ल्ड का फंक्शन या आउटसाइड वर्ल्ड का ऑब्जेक्ट उसको एक्सेस ना कर पाए। तो जो एक ऑब्जेक्ट के अंदर जो डाटा है उसको सिर्फ उन्हीं फंक्शंस के थ्रू एक्सेस किया जा सकता है जो उस ऑब्जेक्ट के साथ है, नहीं तो उस डाटा को एक्सेस नहीं किया जा सकता। उसके बाद है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब होता है इनहेरिट, जैसे हम प्रॉपर्टी देखें तो प्रॉपर्टी इनहेरिट की जाती है, तो जो आपके फादर के पास है वो चीज़ें आपको मिलेंगी। सिमिलरली यहाँ पर भी इनहेरिटेंस का मतलब वही है कि इनहेरिटेंस की मदद से हम एक नई क्लास बनाएंगे जो एग्जिस्टिंग क्लास को यूज करेगी। तो एग्जिस्टिंग क्लास को यूज करके यहाँ पर हम एक नई क्लास को बनाएंगे। यहाँ पर हम एग्जिस्टिंग क्लास को बेस क्लास कहते हैं और जो क्लास हम नहीं बना रहे हैं उसको हम डिराइव क्लास बना रहे हैं। तो जो भी चीज़ें एग्जिस्टिंग क्लास में होंगी वो ऑटोमेटिकली आपकी डिराइव्ड क्लास में आ जाएंगी। ठीक है, तो इनहेरिटेंस की मदद से डेवलपर्स को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है। वो कोड को रीयूज़ कर सकते हैं जिसकी मदद से उनका टाइम भी बचता है और एफर्ट भी बचता है। इसके अलावा कोई एग्जिस्टिंग क्लास है उसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो फंक्शनैलिटी को एक्सटेंड करने के लिए भी आपके इनहेरिटेंस यूज़ की जाती है। इसका हम एक सिंपल सा एग्जांपल देखेंगे। एक बेस क्लास है, लगा लो व्हीकल्स, तो व्हीकल्स के अंदर सभी टाइप के व्हीकल्स आएंगे। ठीक है, उन व्हीकल्स के कोई फीचर्स होंगे वो व्हीकल्स क्लास में हमने डिफ़ाइन कर दिए। अब व्हीकल क्लास के अंदर हमने दो सब क्लास बनाई, 2 व्हील और 4 व्हील। ये दोनों क्लासेस व्हीकल के सारे फीचर्स को इनहेरिट करेगी, मतलब जो व्हीकल्स में डिफाइंड है वो ऑटोमेटिकली इनमें आ जाएगा। बट इनमें एडिशनल क्या होगा, 2 व्हील में व्हील्स आपके 2 होंगे और 4 व्हील में व्हील्स आपके 4 होंगे। फिर 2 व्हील्स को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं बाईसाइकिल में और मोटरसाइकिल में। ठीक है, तो जो 2 व्हील्स की प्रॉपर्टीज़ है और जो उससे ऊपर व्हीकल की प्रॉपर्टी है वो सारी तो इन दोनों में आएगी। एक्स्ट्रा क्या होगा, बाईसाइकिल में आपके 2 टायर, बाईसाइकिल में आपके पेडल्स होंगे जिसकी मदद से आप साइकिल चलाएंगे, और मोटरसाइकिल में आपकी एक मोटर होगी जिसकी मदद से वो ऑटोमेटिकली आपके चलेगी। सिमिलरली 4 व्हील को भी आप फर्दर डिवाइड कर सकते हैं कार, बस, ट्रक जैसे क्लासेस में। उसके बाद है आपका पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, C++ का एक फीचर है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर है, जिसकी मदद से आप किसी भी फंक्शन या ऑपरेटर, किसी भी फंक्शन का नाम यूज करके आप कई सारे काम कर सकते हैं। ठीक है, फंक्शन का नाम सेम ही रहेगा बट काम वो डिफरेंट कर सकता है। पॉली मीन्स मैनी, तो कई सारी फॉर्म्स हो सकती हैं उस फंक्शन की। सिमिलरली कोई ऑपरेटर है, ऑपरेटर जैसे कि आपका प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, तो उस ऑपरेटर तो एक ही होगा, या तो प्लस होगा या माइनस होगा, जो भी होगा, बट उस प्लस ऑपरेटर कई सारे काम कर सकता है। ठीक है, वो 2 नंबर्स को भी ऐड कर सकता है, 2 कम्प्लेक्स नंबर्स को भी ऐड कर सकता है, 2 ऑब्जेक्ट्स को भी ऐड कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें जब एक ही नाम से आप कई सारे फंक्शन कर रहे हैं
तो उसको हम कहेंगे पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, तो यहाँ पर हम नाम बार बार डिफरेंट डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं होगी, एक ही नाम से हम कई सारे फंक्शंस कर सकते हैं। तो जनरली ये इनहेरिटेंस की मदद से हम पॉलीमॉर्फिज्म को अप्लाई करते हैं। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल है, हमने फंक्शन एक ही बनाया एरिया। ठीक है, डिपेंडिंग कि हम एरिया को क्या इनपुट दे रहे हैं। ठीक है, एरिया सर्कल का भी एरिया निकाल सकता है, ट्राइंगल का भी एरिया निकाल सकता है, रेक्टेंगल का भी और स्क्वायर का भी। ठीक है, तो यहाँ पर नाम सारे फंक्शंस का हमने एरिया दिया, बट डिपेंडिंग ऑन कि हम उसको इनपुट क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, डिफरेंट फंक्शंस कॉल होंगे। कभी सर्कल का एरिया फंक्शन कॉल होगा, कभी ट्राइंगल का, कभी रेक्टेंगल का। तो इसे हम कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। उसके बाद है आपका ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग भी बेसिकली जो हमने अभी डिस्कस किया पॉलीमॉर्फिज्म की ही एक ब्रांच है, जहाँ पर हम दो टाइप की ओवरलोडिंग कर सकते हैं, फंक्शन ओवरलोडिंग और ऑपरेटर ओवरलोडिंग। फंक्शन ओवरलोडिंग में हम एक ही फंक्शन का नाम कई सारे काम करने के लिए यूज़ करेंगे, और ऑपरेटर ओवरलोडिंग में एक ही ऑपरेटर को हम कई सारे काम करने के लिए यूज़ करेंगे। फिर है डायनेमिक बाइंडिंग। बाइंडिंग होता है एक चीज़ को किसी दूसरी चीज़ से, या एक ऑब्जेक्ट को किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से लिंक करना, जोड़ना। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग में भी बाइंडिंग का मतलब यही होता है। डायनेमिक बाइंडिंग का मतलब है कि जो लिंकिंग है उसको हम डिले कर रहे हैं, कब? तब तक जब तक वो प्रोग्राम रन नहीं होता। तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग में अगर हमने कोई भी फंक्शन कॉल करी है तो उसके बेस पे कौन सा फंक्शन कॉल होगा ये हमें रन टाइम तक पता नहीं होता। स्टैटिक बाइंडिंग जो हम नॉर्मल बाइंडिंग करते हैं उसमें ऐसी दिक्कत नहीं आती। वहाँ पर जब हम प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं तब हमें पता होता है कि कौन सी फंक्शन कॉल के बेस पे कौन सा फंक्शन डेफिनेशन कॉल होगी। बट डायनेमिक बाइंडिंग में हमें रन टाइम तक पता नहीं होता कि हमने कौन सा कोड एग्जीक्यूट करना है। उसके बाद है मैसेज पासिंग। मैसेज पासिंग जैसे हमने बताया कि एक ही क्लास के डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, कई सारी क्लासों के भी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। अब प्रोग्राम में उन ऑब्जेक्ट्स को आपस में कम्युनिकेट करने की ज़रूरत पड़ सकती है, या तो इन्फॉर्मेशन सेंड करने की या इन्फॉर्मेशन रिसीव करने की। तो ये चीज़ें हम मैसेज पासिंग, मतलब मैसेज भेजे जाएंगे, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट को मैसेज भेजे जाएंगे। जब हम मैसेज भेजेंगे तो दूसरी क्लास में कोई फंक्शन एग्जीक्यूट होगा और जो उसका रिजल्ट होगा वो वापस से जिस क्लास ने कॉल करी थी उसके पास आ जाएगा। तो मैसेज पासिंग में आपकी तीन चीज़ें हमें बताने की ज़रूरत है। एक तो ऑब्जेक्ट का नाम, एक को जो सा फंक्शन हमने कॉल करना है, और तीसरी चीज़ जो हमने डाटा भेजना है। तो इन तीन की मदद से दो ऑब्जेक्ट्स आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। उसके बाद थोड़ा ऑब्जेक्ट क्लास को हम दोबारा से डिटेल में पढ़ते हैं। क्लास जैसे हमने बताया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का बिल्डिंग ब्लॉक है, यूजर डिफाइंड डाटा टाइप है, मतलब हम डिफाइन करेंगे। उसके अलावा इसमें क्या चीज़ें होंगी, डाटा मेंबर्स होंगे और मेंबर फंक्शंस होंगे। तो जो मेंबर फंक्शंस होंगे वो उन डाटा मेंबर्स पर को एक्सेस कर सकते हैं और कोई भी काम कर सकते हैं। तो C++ क्लास बेसिकली क्या है, एक ऑब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट है। तो कंसीडर किया जा सकता है एक कार्स क्लास है, उस क्लास कार्स के डिफरेंट नाम हो सकते हैं, बट कुछ नाम भी डिफरेंट हो सकते हैं, ब्रांड भी डिफरेंट हो सकते हैं, बट कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो सभी कार में कॉमन होंगे, जैसे कि 4 व्हील्स होंगे, कुछ स्पीड की लिमिट होगी, कुछ माइलेज की रेंज होगी। तो यहाँ पर कार क्लास है और व्हील, स्पीड लिमिट, माइलेज क्या है उसकी प्रॉपर्टीज़ है। तो क्लास एक यूजर डिफाइंड डाटा टाइप है जिसमें डाटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस हो सकते हैं। डाटा मेंबर्स बेसिकली क्या है, डाटा वेरिएबल्स, कोई भी डाटा, और मेंबर फंक्शंस बेसिकली फंक्शंस हैं जो उन डाटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं, उनको एक्सेस कर सकते हैं। और ये डाटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस को मिला के आपका क्लास बनती है। तो जैसे अभी हमने ऊपर एग्जांपल किया था, कार एक क्लास है, उसमें डाटा मेंबर्स हो सकते हैं स्पीड लिमिट या माइलेज, और फंक्शंस क्या हो सकते हैं, अप्लाई ब्रेक्स हमने अप्लाई करने हो तो हम फंक्शन कॉल कर देंगे, स्पीड को बढ़ाना हो तो हम फंक्शन कॉल कर देंगे।
उसके बाद है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जैसे हमने बताया क्लास का इंस्टेंस है, तो जो कोई भी क्लास है, जब हम क्लास को डिफाइन करते हैं तो उस क्लास को कोई भी मेमोरी एलोकेट नहीं होती। उसको मेमोरी एलोकेट तब होती है जब हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं, तो इसको हम कहते हैं इंस्टेंशिएटेड। ठीक है, तो क्लास ऑब्जेक्ट क्या है, एक क्लास का इंस्टेंस है। तो अब हमने क्लास को किसी भी क्लास को बनाना हो तो सबसे पहले हम क्लास एक कीवर्ड है उसको यूज़ करेंगे, फिर आपका क्लास नेम होगा। क्लास नेम कोई भी यूजर डिफाइंड टाइप, क्लास ए, क्लास बी, क्लास कार। ठीक है, उसके बाद कुछ एक्सेस स्पेसिफायर्स होंगे, जो 3 टाइप के एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं, प्राइवेट, पब्लिक या प्रोटेक्टेड। तो कोई भी मेंबर है या फंक्शन है, उससे पहले हम डाटा एक्सेस स्पेसिफायर लिखेंगे, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। उसके अलावा हमने बताया क्लास में 2 चीज़ें होती हैं, डाटा मेंबर्स और आपके मेंबर फंक्शंस। और यहाँ पर हम क्लास को सेमीकोलन से ऐड करेंगे और वो ब्रैकेट्स में होगी। ठीक है, तो ये क्लास को डिफाइन करने का तरीका है। अब हम ऑब्जेक्ट्स, क्लास तो बना ली, क्लास में कोई मेमोरी भी नहीं लेता, फिर हमने उसका ऑब्जेक्ट्स बनाना है जो जिसमें डाटा हम स्टोर कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए पहले क्लास का नाम, जो आपने ऊपर क्लास का नाम दिया था ए, बी या कार, उसको लिखेंगे और उसके बाद एक ऑब्जेक्ट का नाम बनाएंगे। जैसे हम वेरिएबल्स डिस्कस करते हैं, इंट ए, इसी तरह से यहाँ पर हो जाएगा कार, जैसे कि अकॉर्ड या कार अमेज, तो उस टाइप से आप यहाँ पर सेमीकोलन लगा देंगे। उसके बाद डाटा हाइडिंग हमने तकरीबन डिस्कस कर लिया है। आगे हम क्लास के बारे में डिटेल्ड में आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। थैंक यू।